हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने बात कर ली थी हरलास, अरुचि और छर्दी रोग के बारे में। ठीक है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे गर्भिणी व्यापक के अतिसार रोग के बारे में। ठीक है। तो हरलास अपन ने पढ़ ही लिया था, अरुचि छर्दी दोनों ये भी देख लिए थे। आज आता है नंबर अतिसार का। तो सबसे पहले अतिसार की बात करते हैं। अतिसार क्या होता है कि गुदा से अति मात्रा में सरण होना मल का, वो क्या कहलाता है? अतिसार कहलाता है। ठीक है। अतिसार जो है वो सामान्य इंसान में भी वही होता है, गर्भिणी में भी वही होता है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। उनके निदान भी सेम है, बस चिकित्सा में थोड़े से बदलाव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताई थी सामान्य चिकित्सा कि जो है गर्भिणी में अपन तीक्ष्ण औषधियों का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है। और उसके अलावा जो है उनकी चिकित्सा में अपन पंचकर्म का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है। उनको जो है मृदु औषध या फिर कोशिश करना है कि मेडिकेशन देने की जरूरत ना पड़े। इस तरह से जो है उनकी चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है। तो ये हो गई चिकित्सा की बात अपने। तो यहाँ पर आप बात करते हैं अतिसार के बारे में। सबसे पहले निदान देखते हैं। तो निदान क्या है यहाँ पे? विरुद्ध भोजन, अध्यशन। अध्यशन क्या होता है कि पहला खाना पचा नहीं, उसके ऊपर दूसरा खाना खा रहे हैं। ठीक है। फिर मात्रा से अधिक भोजन, भय, दोषों के संघात, संतर्पण एवं क्षय, दूषित जल सेवन, कि दूषित जल का सेवन कर लिया उससे भी क्या है? अतिसार रोग हो जाता है। क्षुधा के कारण उत्पन्न रूक्षता, शोक, गुरु एवं अभिसंधि भोजन से अपधातु के उद्रेक के कारण अतिसार रोग हो जाता है। ठीक है। यह आ गया अतिसार रोग के निदान। अब बात करते हैं इसकी चिकित्सा के बारे में। तो चिकित्सा सिद्धांत के बारे में क्या कहा जाता है यहाँ पे? आमातिसारे संजाते पाचनानि प्रदापयेत, कि आम है तो आम का पाचन करना जरूरी, तो पाचन द्रव्यों का प्रयोग आमातिसार में करने का है। फिर उसके बाद आता है अपने पक्वातिसार के बाद। पक्वातिसार में क्या है? संग्राही या स्तंभक औषधियों का प्रयोग यहाँ पे बताया गया है। तो ये चिकित्सा हो गई। आमातिसार की चिकित्सा क्या हो गई? पाचन द्रव्यों का प्रयोग। और पक्वातिसार की चिकित्सा क्या होगी? जो संग्राही या स्तंभक औषधियां हैं। ठीक है। जब तक दोष आम अवस्था में होते ना, तब तक अपन को जो है वेग को रोकना नहीं चाहिए। अब चाहे वो वमन का वेग हो, चाहे वो ये अतिसार का वेग हो, चाहे वो रक्तपित्त का वेग हो, कोई सा भी रोग हो जिसमें अगर निकल रहा हो ना आम दोष, तो उसको निकलने देना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। क्यों? अगर रोकते हैं, जैसे छर्दी के वेग को रोका तो वो रक्त को और पित्त को दूषित करके और फिर क्या करता है? अपने स्किन डिसऑर्डर्स करता है। ठीक है। ऐसे अतिसार के वेग को अगर रोकेंगे तो जो दोष है आम अवस्था में वो क्या होंगे? पूरे शरीर में फैल के और अनेक प्रकार के उपद्रव उत्पन्न करेंगे। इसलिए आम अवस्था में क्या है? पहले पाचन कराओ। ठीक है। और पक्व अवस्था जब दोष पच जाए, दोष का पाक हो जाए, तो उसके बाद अपन जो है रोक सकते हैं वेग को। तो अतिसार को रोकने का फिर प्रयास करना चाहिए संग्राही औषधियों का प्रयोग करके, संग्राही या स्तंभक औषधियों का प्रयोग करके। तो ये अतिसार की बेसिक चिकित्सा सिद्धांत हो गया। इसके अलावा कल्याण का लेह का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। रिबेर आदि क्वाथ का प्रयोग किया जाता है। बाकी शुंठी और बिल्व कषाय। अब कषाय रस क्या होता है? स्तंभन का काम करता है। जव के सत्तू के साथ मिलाकर, जव क्या करता है कि मल को गाढ़ा करने का काम करता है, तो जव के सत्तू के साथ मिलाकर गर्भिणी को जो है पीने के लिए देना चाहिए। ज्वरातिसार हो, मतलब ज्वर प्लस अतिसार दोनों के मिक्स लक्षण हो, तो क्या करना है? समंगा, मधुक, मधुक मतलब मुलेठी। ठीक है। लौद्र और फाणिज शर्करा के साथ जो है यहाँ पे देना चाहिए पान के लिए। ठीक है। यदि अतिसार 96 आवर से अधिक का है तो मल का माइक्रोस्कोपिक टेस्ट करवाना चाहिए, यानी माइक्रोस्कोपिक परीक्षण करवाना चाहिए। उसकी प्रॉब्लम क्या है, कौन से बैक्टीरिया या वायरस या फिर कौन से जो है कृमि से जो है उनको इन्फेक्शन हुआ है, वो इन्फेक्शन चेक करना चाहिए। बाकी एमोक्सिसिलिन कैप्सूल देना चाहिए 1 ग्राम 6-6 घंटे के जो गैप में। ठीक है। तो ये अपने अतिसार की सामान्य चिकित्सा और लक्षण हो गए। ठीक है। ये हो गई अपनी अतिसार की बात। आगे आते हैं विबंध के बारे में। विबंध के बारे में क्या आता है कि गर्भावस्था में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण जो है स्मूथ मसल रिलैक्सेशन हो जाता है। मैंने बताया ना कि जो प्रोजेस्टेरोन को क्या बोलते हैं अपन? प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जो अपनी मसल्स होती है ना जितनी भी, उनको रिलैक्स कर देता है। ठीक है। मेन काम तो यूट्रस मसल्स को रिलैक्स करने का, लेकिन वो क्या है, अब हार्मोन है फुल बॉडी पे काम करेगा तो फिर वहां पर क्या है कि वो अदर मसल्स होती है, जैसे इंटेस्टाइन की मसल्स हो गई। ठीक है। उनको भी क्या कर देता है? रिलैक्स कर देता है। जितनी स्मूथ मसल्स है उनको, उनके मूवमेंट को कम कर देता है, रिलैक्स कर देता है। इसलिए आंत्र गति कम होने के कारण, गर्भ के बृहदांत्र पर दबाव पड़ने के कारण जो है गर्भिणी में विबंध पाया जाता है। तो ये होगा पहला रीजन विबंध का। एक रीजन ये भी कहा जाता है कि जैसे जैसे ग्रोथ होती है फीटस की, वो साइज घेरता जाता है तो वो प्रेशर डालता है रेक्टम पे, तो उसके कारण भी जो है यहाँ पे
विबंध की सी कंडीशन उत्पन्न होती है। तो ऐसी स्थिति में चिकित्सा क्या बताइए यहाँ पे, त्रिफलाक्वाथ में हरित की, हरड़, नागर और गुड़ मिलाकर जो है पान के लिए देना चाहिए। ये सारे द्रव्य क्या है, दीपन पाचन करने वाले द्रव्य और मल को निकालने वाले सारक, विरेचक। ठीक है, हरित की जो है रेचन विरेचन करता है। ठीक है, शुंठी नागर भी जो है विरेचन करा देता है, और गुड़ तो है ही जो पतला करने का काम करता है मल को, तो वो हो गया यहाँ पे। ठीक है, आधुनिक चिकित्सा में भी जो है विबंध को आहार विहार परिवर्तन द्वारा ठीक करना ही उचित माने हैं। यहाँ पे लेग्जेटिव या इनिमा देना जो है मतलब कोशिश करनी चाहिए नहीं देनी पड़े। इस तरह की जो चिकित्सा आधुनिक भी बोलते हैं, मॉडर्न में भी ऐसे ही बोला गया। इस सब घोल की भूसी देनी चाहिए। ठीक है, खूब पानी पीने को कहना चाहिए। अब यहाँ पे बताया था अपन ने लेग्जेटिव, लेग्जेटिव में क्या आता है, लिक्विड पैराफिन वगैरह। तो लिक्विड पैराफिन और अदर लेग्जेटिव अगर अपन देते हैं तो उससे क्या नुकसान होता है कि सोल्यूबल विटामिन डी तथा विटामिन के एब्जॉर्प्शन में बाधा उत्पन्न होती है। अब चूंकि इन विटामिन की अगर बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या होगा, फिर अधिक इनके जो है कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये अपने क्या होगी, किसकी चिकित्सा होगी, विबंध की चिकित्सा। तो विबंध का कारण और चिकित्सा अपन ने देख ली, कारण देख लिया अपने, एक तो हार्मोनल कारण है, दूसरा जो रेक्टम पर प्रेशर पड़ना वो। ठीक है, चिकित्सा में अपन ने देख लिया कि त्रिफला, हरित की, नागर गुड़ जो है सेवन करने को देना चाहिए। और मॉडर्न में भी जो है इसबगोल और पानी पीने की सलाह दी जाती है। कोशिश करते हैं आहार विहार के परिवर्तन से ही ये चीज ठीक हो जाए। तो ये विबंध की चिकित्सा हो गई। फिर अगला आता है अपने अर्श कि जो है गर्भिणी में विबंध अगर लंबे समय तक रहता है तो उससे अर्श की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, अर्श में वैसे अपन क्या करते हैं, त्रिविध चिकित्सा कर्म करते हैं, शस्त्र शार अग्नि कर्म। ठीक है, तो यहाँ पे तीक्ष्ण शार औषधियों का प्रयोग यहाँ पे निषेध बताया है। और इसके अलावा शस्त्र कर्म भी जो है कोशिश करनी चाहिए नहीं करना पड़े। ठीक है, और रही बात है क्या बोलते हैं अग्निकर्म की, तो वो भी यहाँ पे निषेध होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करनी चाहिए, मेडिसिन देनी चाहिए केवल। उसमें भी क्या है, गुड़ाभया, गुड़ प्लस अभया, अभया मतलब हरित की, और गुड़ार्द्रक, इनका प्रयोग यहाँ पे बताया गया। और विबंध को जो है दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चिकित्सा बता रखी है किसकी, एक सेकेंड, गर्भिणी अर्श की। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पे विबंध देख लिया, अर्श देख लिया, और अपन ने उससे पहले क्या देख लिया था, अतिसार। तो अतिसार, विबंध और अर्श अपन ने देख लिया है। अब बात आती है उदावर्त रोग की। उदावर्त, उदावर्त में क्या है, आप जानते हो कि वायु 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, प्राण, उदान, समान, अपान और व्यान। इसमें अगर अपान वायु अपनी नॉर्मल गति से, या कोई भी वायु है वैसे तो, लेकिन अपान वायु मेनली नीचे की ओर उसकी गति होती है। अगर उसकी गति ऑपोजिट हो जाए, विपरीत हो जाए, यानी ऊपर की ओर हो जाए, अपान वायु ऊर्ध्ववर्ती हो जाए, तो उसको बोलते हैं उदावर्त रोग। ठीक है, तो यहाँ पे अपान वायु की गति जस्ट अपने ऑपोजिट हो गई है। ठीक है, तो उदावर्त रोग, तो उदावर्त होगा। अब वायु अपने स्थान से वो दूसरे स्थान में जा रही है, तो वहां पर जो है वायु के जो नानात्मक लक्षण है वो पैदा करेगी। तो जो वो आफरा आना, ठीक है, इसके अलावा वेदना होना अलग अलग तरह की, और परिकर्ती का जो कैंची काटने की सी वेदना होना, तो ये सारे, अन्न का पाक ना होना, ये सारे लक्षण यहाँ पे दिखाई देंगे। तो वही बता रखा है यहाँ पे उदावर्त के लक्षण, बस्ती, कुक्षी, हृदय, उदर में बार बार वेदना होना, उदर में आधमान होना, पीठ व पार्श्व में वेदना होना, जी मचलाना, गुदा में कैंची के समान वेदना यानी परिकर्तिकावत वेदना, अन्न का पाक न होना, क्योंकि अपान जो ऊपर के स्थान में चला गया है, ठीक है, समान के स्थान में चला गया, तो उसके कामों को भी क्या है, डिस्टर्ब करेगा। मूत्राशय में शोथ होना, ठीक है, शोथ क्यों होगा, क्योंकि चूंकि अब अपान वायु का काम क्या था, मल मूत्र गर्भ का इनका निष्क्रमण करना, अब वही काम नहीं कर पाएगा, अब मूत्र का निष्कासन नहीं होगा, तो वहां पे क्या होगा, स्वेलिंग होगी, इन्फेक्शन होगा। ठीक है, विबंध होना, मल का निष्कासन नहीं होने के कारण विबंध होगा। ठीक है, गुदा में अपान वायु का रुक जाना, ये सारे जो हैं वायु की ऊर्ध्व गति, ये सब इसके लक्षण हो गए, किसके, उदावर्त के। चिकित्सा की बात करें तो अगर 8वें मास में उदावर्त संबंधी विबंध हो जाए तो वह विबंध अनुवासन बस्ती देने पर भी, मतलब पहले तो क्या करना चाहिए, पहले चिकित्सा अनुवासन बस्ती देनी चाहिए। अनुवासन बस्ती से क्या होता है कि जो वायु की गति है वापस अनुलोम हो जाती है। अगर अनुवासन ने काम नहीं किया तो ये वीरण, शाली, षष्ठी, कुश, काश आदि द्रव्यों की क्या है, निरूह वस्ती देनी चाहिए। ठीक है, दूसरा काम इसमें क्या करना चाहिए, निरूह वस्ती देने का। ठीक है, और फिर तीसरा काम, अगर निरूह बस्ती देते हैं तो निरूह कभी अकेली नहीं देते, उसके साथ क्या करते हैं, सायंकाल में अनुवासन बस्ती देते हैं, किसकी, मधुक की, मुलेठी की, सिद्ध तेल की। ठीक है,
मधु मधु सिद्ध तेल की जो है अनुवासन बस्ती देनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या चिकित्सा की, उदावरत रोग हुआ, सबसे पहले उसमें दी अपन ने अनुवासन बस्ती। अगर अनुवासन बस्ती देने पर भी रोग ठीक नहीं हुआ, अनुवासन साध्य नहीं हुआ, तो फिर वीरण, षष्ठी, शाली, कुश, काश आदि द्रव्यों की जो है क्या बनानी चाहिए अपन को, निरूह बस्ती। तो वो निरूह बस्ती इसको देनी चाहिए। निरूह बस्ती देने के बाद जल से स्नान कराकर जो है और सायंकाल के टाइम में मुलेठी सिद्ध तेल की अनुवासन बस्ती देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि निरूह बस्ती कभी अकेली नहीं दी जाती है। फिर उदावर्त का जो है गर्भिणी पर क्या प्रभाव पड़ता है वो देखते हैं। उदावर्त तो ही उपेक्षित है, सहसा स गर्भा गर्भिणी, गर्भ अथवा अतिपातीयेत, कि भाई उदावर्त की उपेक्षा करने पर गर्भाशय में उदावर्त के कारण वायु बढ़कर सहसा गर्भ के साथ गर्भिणी को अथवा केवल गर्भ को मार डालता है। कि उदावर्त रोग की अगर अपन ने उपेक्षा की तो वो जो है मतलब वो मतलब थ्रेटन्ड बन हो सकता है, मतलब जानलेवा हो सकता है मदर के लिए भी और फिटस के लिए भी। तो ये हो गया उदावर्त रोग। ठीक है, तो ये अपने आ गई उदावर्त की बात। अगला आता है अपना शोथ या शौफ रोग, इडीमा। अब जनरली क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या काम करता है कि फ्लूइड का कलेक्शन बढ़ा देता है बॉडी में। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन अब केवल मदर को नहीं मिल रहा, बच्चे को भी मिल रहा, तो इसलिए वहां पे फ्लूइड कलेक्शन, लिम्फ कलेक्शन, ठीक है, वो बढ़ा देता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब वो बढ़ने के कारण क्या होता है कि वो कहीं तो इकट्ठा हो गई, तो चूंकि ग्रेविटेशन होती है, तो ग्रेविटेशन के कारण जनरली पैरों में जो है स्वेलिंग आती है, सूजन होती है। ठीक है, तो वही है, गर्भावस्था में थोड़ा शौफ विशेषकर पैरों में तो होता ही है, परंतु यही यदि सर्वांग में हो जाए और तीव्र रूप ले ले तो इसे शोथ व्याधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये गर्भाशय में शोथ हो गया। कारण क्या है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण जो है वहां पे लिक्विड का यानी लिम्फ का जो है कलेक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, स्टोरेज बढ़ जाता है, इसलिए वहां पे स्वेलिंग आ जाती है। और ज्यादातर पैरों में स्वेलिंग क्यों आती है? क्योंकि ग्रेविटेशन के कारण। ठीक है, लिक्विड की टेंडेंसी होती है नीचे वो बहने की, तो वो जो है नीचे चल जाता है। फिर आता है चिकित्सा, आभ्यंतर चिकित्सा और बाह्य चिकित्सा। आभ्यंतर मतलब इंटरनल ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? प्रश्नी पर्णी बला और वासाक्वाथ का सेवन कराना। ठीक है, इसके अलावा वर्षाभू मूल क्वाथ में देवदारू और मोरवा मिलाकर मधु के साथ सेवन कराना चाहिए। ठीक है, ये तो इसकी आभ्यंतर चिकित्सा हो गई। बाह्य चिकित्सा, बाहर से क्या लेप वगैरह करते तो उष्ण जल से स्वेदन कराना, बाकी चंदन, मधुक, उशीर, नाग केशर, पुनर्नवा आदि से निर्मित लेप, जो शोफग्न लेप होता है वो कराना चाहिए। ठीक है, निषेध क्या है कि तीक्ष्ण विरेचन या विरेचन कर्म का जो है यहाँ पे निषेध होता है। अब मॉडर्न क्या बताता है एडिमा का रीजन, वो मैंने बता दिया। स्वेलिंग इन प्रेग्नेंट लेडीज कॉज्ड बाय वाटर रिटेंशन इज मोर इन द बॉडी throughout the day. The extra water tends to gather in the lower part of the body, especially if weather is hot or you have been स्टैंडिंग a lot। मतलब मदर अगर ज्यादा देर तक स्टैंडिंग पोजीशन में रहती है, या फिर वेदर हॉट है, या फिर जो है ग्रेविटेशन हो गया रीजन, इस कारण से जो टेंडेंसी होती है नीचे की ओर जाने की वाटर की, तो जो है पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। तो 5 नंबर में कई बार एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि गर्भावस्था के दौरान जो है पैरों में स्वेलिंग क्यों आती है, तो उसका रीजन यहाँ पे ये बताया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपने क्या हो गया, शोथ रोग भी कंप्लीट हो गया। तो अपन ने यहाँ क्या क्या पढ़ लिया? अतिसार पढ़ लिया, विबंध पढ़ लिया, अर्श पढ़ लिया, उदावर्त पढ़ लिया और शोथ पढ़ लिया। तो इस प्रकार से इस वीडियो में अपन ने इन 5 रोगों का जो है वर्णन यहाँ पे देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन परिवर्तिका आदि रोगों की बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।